Hello friends, welcome to Danlo. In today's lecture series we are going to discuss agricultural income. What is agricultural income? जो इनकम एग्रीकल्चर से आता हो वो एग्रीकल्चरल इनकम होता है। आगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं सेक्शन जो इनकम टैक्स का है 2IA, इसमें क्या हुआ, इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया था। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट पहले देखती थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसके अंदर आता था, ये वो एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्सेबल करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, इसको एग्जम्प्ट करके स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी दे दी गई, मतलब इसको स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी इसको, मतलब जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, सबको अपना अपना, सब राज्य में अपना अपना, मतलब जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उसको ये पावर दिया गया कि वो इसको टैक्सेबल करे जो एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता नहीं है, रिलैक्सेशन मिलता है। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, उस पर तो नॉर्मल जैसे टैक्स लगता है वैसे लगता ही है, तो ये जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हेड ऑफ इनकम जो होता है मेन, लाइक सैलरी से हो गया, कैपिटल गेन से हो गया, या फिर कोई हाउसिंग प्रॉपर्टी है, जैसे कोई प्रॉपर्टी रेंट पे आप चढ़ा रखें, या फिर कोई अदर कोई सोर्सेज है लाइक लॉटरी से, या फिर कोई प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से है, तो ये तो हेड ऑफ इनकम है। ओके, तो इस पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। अगर ये सारे होंगे तो ये सारे नॉन एग्रीकल्चर इनकम के कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो आपको बस ये जाना सेक्शन 2IA एग्जाम्प्ट कर दिया गया यहाँ पे, और जो इसमें पार्शियल इंटीग्रेशन भी आता है जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम की बात करता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा, पर ब्रीफ में बताऊंगा। इसके लिए मैं अलग क्लास लूंगा अगर चाहूंगा तो आगे, अगर आप लोग चाहिएगा तो। आते हैं मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ पे क्या बताया गया। तो सबसे पहले, इससे पहले आपको ये जानना है, मीनिंग को तो जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले क्या जानना है कि वाई एग्रीकल्चर इनकम को मतलब पहले समझते हैं। लाइक इट शुड बी एनी रेंट। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है कि कोई भी रेंट, इट शुड बी एनी रेंट और रिसीव्ड रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर और फ्रॉम द लैंड। मतलब कोई भी रेंट, मतलब कोई भी रेवेन्यू, कुछ भी, ये कहां से डिराइव हो रहा है, एग्रीकल्चर से या फिर लैंड से डिराइव हो रहा है। इट शुड बी एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर और फ्रॉम द लैंड, याद रखना। मतलब कुछ भी सामान उगाया, कुछ भी चीज उगाया, दैट विल बी द इनकम और रेवेन्यू, वो इनकम होगा, वो रेवेन्यू होगा। कोई लैंड किराए पे लगाया है, एग्रीकल्चर लैंड, उससे जो इनकम हो रहा है वो भी मतलब इसके अंदर आता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना कि जैसे कि अभी क्या है कि लाइक इसमें ये भी आएगा लाइक एनी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, कोई भी इनकम एग्रीकल्चर ऑपरेशन से हो रहा है, और एनी प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ द रेंट इन काइंड टू मेक और टू प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट मीन्स, और से लेवल के लिए। जैसे कि आपको सिर्फ उगाना ही नहीं है, मान लीजिए कि आप कोई क्रॉप उगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कोई क्रॉप या कुछ भी करते हैं, आप उगाते हैं, तो सिर्फ उगाना ही नहीं, अगर आप कुछ ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, लाइक उसी लैंड के ऊपर हो रहा है, उसी लैंड से उगाने के बाद उसकी प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी आपने उगाया है उसकी प्रोसेस कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप उसको साफ कर रहे हैं, लाइक कोई गेहूं है तो उसको जैसे उगाते हैं तो उसको साफ करते हैं, उसको निकालते हैं, या फिर कोई धान से चावल बनाते हैं। ओके, तो वो चावल जब निकलता है राइस के फॉर्म में निकलता है, इन अ फॉर्म ऑफ राइस, तो इसको प्रोसेस आपने किया। या फिर जमीन के अंदर से कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह जो जमीन के अंदर आप पाए जाते हैं, लाइक पोटैटो है या फिर कुछ ऐसा फ्रूट्स है जो कि जमीन के अंदर उसका मतलब उसको जमीन के अंदर से निकालते हैं उसको, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करके साफ करके उसको बेचते हैं बाजार में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में ये सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उसको कहा गया है। मतलब ये एग्रीकल्चर, मतलब इसका मेन पर्पस है कि जो एग्रीकल्चर से आना चाहिए। ओके, तो ये सारे एग्रीकल्चर के थ्रू आएगा। और कोई तीसरा हो सकता है लाइक एनी इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। अब कोई भी इनकम फार्म हाउस से हो रहा है, मैं अभी बता रहा हूं, बाकी मैं रीड करूंगा आगे क्या क्या यहाँ पे पीपीटी में लिखा हुआ है। कोई भी इनकम अगर आपका है ना फार्म हाउस से, अब फार्म हाउस यहाँ पे ये नहीं है कि फार्म हाउस में शादी या पार्टी के लिए कोई फार्म हाउस इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट विल बी द प्रॉफिट गेन फ्रॉम द बिजनेस प्रोफेशन। ओके, इफ द फार्म हाउस इज फॉर लाइक एनी रिसेप्शन और फॉर एनी पार्टी, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो आ जाएगा आपका मेन हेड ऑफ इनकम में, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तो उसमें तो टैक्स लगेगा, वो तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा फिर। ठीक है, तो एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस करने का मतलब है कि आपके पास कोई फार्म लैंड है, मींस यू हैव एनी फार्म लैंड, यानी कि खेती के लिए, फॉर फार्मिंग, ओके, के जमीन है, मतलब वो खेती के लिए जमीन है, तो उस पे आप अगर आपने घर बना दिया है और दैट हाउस यू आर यूजिंग लाइक गोडाउन की तरह, मान लीजिए कोई इंसान वहां पे गोडाउन, मान लीजिए वहां पे कोई रेंट पे रह रहा है, आपका जो आपने जो फार्म लैंड पे जो हाउस बनाया है उसमें कोई रेंट पे रह रहा है। ठीक है, अब जो रेंट पे रह रहा है, अब
क्या है कि जो इंसान वहाँ पे रेंट पे रह रहा है वो गोडाउन में वहाँ पे सामान रख रहा है, सारा जो खेती की जितने भी सामान है, दैट इनकम विल बी एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, वो एग्रीकल्चर इनकम क्या आएगा, इनकम के अंदर आएगा। लेकिन अगर उस फार्म हाउस पे अगर कोई शादी पार्टी फंक्शन के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, वो ऐसा आप बना दिए, तो दैट विल बी अंडर द इनकम हेड, वो हो जाएगा प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ओके, अब कंडीशन के बारे में आते हैं कि कंडीशन क्या होगा। कंडीशंस में सबसे पहले तो ये जानना है आपको कि कंडीशन पहला होगा कि दैट लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, कि वो जो लैंड है वो कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए, भारत में सिचुएटेड होना चाहिए। हमारा जो एक्ट कहता है इनकम टैक्स एक्ट। फिर उसके बाद है कि वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। फिर उसके बाद कहता है कि जो रिसीवर ऑफ इनकम है ना, मस्ट इंटरेस्ट इन लैंड। मान लिया जाए कि जो इनकम रिसीव कर रहा है, रिसीवर ऑफ इनकम किसको बोलेंगे, मान लीजिए आप रिसीवर ऑफ इनकम है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं दैट मस्ट बी फ्रॉम द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वो पैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आना चाहिए। तो ये कहता है, बाकी ये सारे एग्रीकल्चर इनकम कहलाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करा, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम जो यहाँ पे पीपीटी के फॉर्म में आपके सामने जो प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या बताया गया है, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, द इनकम टैक्स एक्ट हैज इट्स ऑन डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विच कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग 3 मेन एक्टिविटीज। यहाँ पे 3 तरीके से बता दिया गया। मैंने तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोल दी, पर यहाँ पे जो बताया गया है कि रेंट और रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। जैसे मैंने बताया कि जो रेंट होगा, जो रेवेन्यू होगा, वो रेवेन्यू रेंट कहां से आना चाहिए, दैट मस्ट बी अर्न फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि भारत में सिचुएटेड है। सेकेंड, इनकम डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, और जो इनकम आपका आ रहा है दैट मस्ट बी डिराइव फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड। यहां पे भी 3 तरीके इसमें बताए गए, आगे डिस्कस करूंगा। और थर्ड वन इज इनकम डिराइव फ्रॉम फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। जैसे मैंने बताया ब्रीफ में आपको कि कोई इनकम जो ड्राइव हो रहा है लाइक रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं रेंट और रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। सो फर्स्ट वन इज रेंट और रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। मतलब कोई भी रेंट आ रहा है, कोई रेवेन्यू कलेक्ट आप कर रहे हैं, किससे, जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है वो इंडिया में है, जो कि आपका लैंड है, और उससे अगर आप कोई रेंट या कोई रेवेन्यू ले रहे हैं तो वो एग्रीकल्चरल लैंड से जो आ रहा है, वो रेंट इज़ द कंसिडरेशन फॉर द राइट टू यूज़ द लैंड। ओके, कि वो रेंट एक कंसिडरेशन है कि उस लैंड पे उसका एक यूज करने का राइट है। ओके, सो द स्कोप ऑफ द पॉसिबल सोर्स ऑफ इनकम दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम लैंड इज मेनी, बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब कोई एग्रीकल्चर लैंड है उस पर जो रेंट आ रहा है और उसका इंटरेस्ट जो आ रहा है वो मतलब वैसा चीज़ है कि वो माना जाएगा एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगा, ऐसा नहीं है। इनकम फ्रॉम फिशरीज अगर है, मान लीजिए कोई लैंड है उस पर फिशरीज कर रहे हैं, या फिर कोई लैंड है वो लाइक वहाँ पे कुछ लाइक कैटल फार्म कर रहे हैं या पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो वैसा मतलब उस लैंड को अगर आपने रेंट पे चढ़ा रखा है, या फिर उस लैंड पे आप अगर किसी तरह का मशीनरी सेटअप कर रखे तो वो तो बिजनेस के कैटेगरी में चला जाएगा। वो तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि मतलब वो एक तरीके से प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हो जाएगा, तो वो अलग चीज़ है। पर यहाँ पे नॉर्मल बताया गया कि रेंट और रेवेन्यू अगर अर्न किया जाएगा एग्रीकल्चर लैंड पे सिचुएटेड इन इंडिया, तो ये कंडीशन बताया गया कि ये इंडिया में सिचुएटेड होना जरूरी है ये। सो सेकेंड वन क्या है यहाँ पे, सेकेंड वन इज लाइक इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन द फॉलोइंग वेज। अब जो इनकम डिराइव हो रहा है वो एग्रीकल्चर लैंड से डिराइव होना चाहिए, क्योंकि जो भी इनकम आ रहा है दैट इनकम मस्ट बी फ्रॉम द लाइक वो जो लैंड इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल लैंड किस लिए हो रहा है, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। पर्पस मस्ट बी फॉर एग्रीकल्चर, तभी वो एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे एक केस लॉ है, उस केस लॉ को पढ़ते हैं। सो द केस लॉ इज लाइक CIT वर्सेज राजा बिनॉय कुमार साहस रॉय, where the agriculture has been explained to consist of 2 types of operation। 2 तरह का operations यहाँ पे बताया गया। बेसिक operations, फर्स्ट वन इज बताया गया कि the basic operations would include cultivation of the land and consequently tilling of the land। ओके, कि मतलब यहाँ पे ये बताया गया इस चीज़ में कि मतलब पर्पस तो एग्रीकल्चर पर्पस में होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बोला कि टीलिंग ऑफ लैंड मीन्स प्रिपेयर करना, कल्टिवेट करना, मीन्स कल्टिवेशन ऑफ लैंड फॉर क्रॉप। लाइक जो बेसिक ऑपरेशन यहाँ पे होगा वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड के लिए होना चाहिए, लाइक यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड कॉन्सिक्वेंटली टीलिंग ऑफ द लैंड मीन्स लाइक
उसको लैंड को प्रिपेयर करना, कल्टिवेट करना क्रॉप के लिए, ओके, एंड सोइंग ऑफ सीड्स, planting and all such operation that required the human skill and efforts directly on the land itself। देखिए अब एग्रीकल्चर इनकम, जो कि इसका हेड टॉपिक से ही पता चल रहा है, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। सो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बिना क्रॉप उगाए, मतलब उससे कुछ भी रेंट पे लगा दिया, उसको आप पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ह्यूमन स्किल वहाँ पे लगना बहुत ज़रूरी है, एफर्ट्स लगना ज़रूरी है, मतलब कोई भी चीज़ पे मेहनत लगेगा तभी वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए माना जाएगा। मान लीजिए कि आपका लैंड है और उस पर ग्रास या बैम्बू ग्रास लाइक बैम्बू उस पर आ गया, या फिर जंगली जो फॉरेस्ट का जो ग्रास वगैरह होता है वो खुद से निकल आया और उसको आप काट कर बेच दिए, तो वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दैट मस्ट बी लाइक ऑपरेशंस दैट रिक्वायर्ड लाइक ह्यूमन स्किल्स, उस पर एफर्ट्स लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी उस पर लग गया, जंगली घास लग गया, जंगली पेड़ लग गए और वो जंगली पेड़ को आप बेचकर पैसे कमाइए लकड़ियों से, तो ऐसा नहीं है। उससे मतलब जो भी चीज़ हो रहा है वहाँ पे उसमें एफर्ट्स लगना चाहिए, ह्यूमन एफर्ट्स लगना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन स्किल लगना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ आपने उसको, उस बीज को बोया है, प्लांट किया है, उससे कुछ इनकम आ रहा है, तो वो आएगा एक तरीके से, इनकम जो जनरेट होगा वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। ओके, सो इसी केस में सेकेंड पॉइंट क्या कर रहे हैं, लाइक the subsequent operations would include operations that are carried out for growth and preservation of the produce, like weeding, digging soil around the crops grown, etc., and also those operations which would make the product fit for use in the market, like tending, pruning, cutting, harvesting, etc. So income derived from sapling, जो पौधा है, ट्री है, प्लांट है, like sapling derived from trees or plant or seedings grown in nursery would also be considered to be agricultural income, whether or not the basic operation were carried out on land। okay, so ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब ये केस में जो पॉइंट्स थे, ये जो केस था सुप्रीम कोर्ट का, ये केस है CIT वर्सेस राजा बिनोय कुमार साहस रॉय। तो इस केस में बस एग्रीकल्चर को बताया गया। तो फर्स्ट इसका पॉइंट जो था सेकंड का, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, तो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड जो कंडीशन है कि एग्रीकल्चर लैंड से ही इनकम आना चाहिए, बाहर से आना नहीं चाहिए इनकम। इसमें एफर्ट्स लगना चाहिए, जो प्लांट ग्रो हो रहा है, जो ट्री ग्रो हो रहा है वहाँ पे, जो क्रॉप ग्रो हो रहा है, तो उस क्रॉप के लिए, उस ट्री के लिए जो भी सीडिंग हो रहा है वहाँ पे, जो भी काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं वहाँ उससे रिलेटेड होना चाहिए। किस चीज़ से? वो चीज़ रिलेटेड होना चाहिए, मतलब लाइक वहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स लगना है, वहाँ पे ह्यूमन स्किल लगना है। ऐसा नहीं है कि वो ग्रो नेचुरली अगर ग्रो हो रहा है उसको सेल कर दे रहे हैं, तो वो तो फिर एग्रीकल्चर इनकम में आएगा ही नहीं। ओके, एग्रीकल्चरल इनकम में वो नहीं आएगा। सो ये फर्स्ट पॉइंट इसका खत्म हो गया, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। अब इसका सेकंड लाइक यहाँ पे आते हैं, जो कि इसका सेकंड पॉइंट है इसका, like through the performance of process by cultivator or receiver of a rent kind of that result, इसका सेकंड पॉइंट है ये, और ये इसका थर्ड है, नंबरिंग यहाँ पे गलत हो गई है। सो थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस बाय द कल्टिवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट इन द काइंड ऑफ लाइक दैट रिजल्ट्स इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बीइंग फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। लाइक यहाँ पे मैंने बताया कि सिर्फ उगाना ही काम नहीं है, अगर आपने कुछ ऐसा चीज़ प्रोसेस में इन्वॉल्व किया, मान लीजिए आप कुछ उगा रहे हैं जो कि ज़मीन के अंदर उगा है, तो उसको आप प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस करके उसको मार्केट में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो सच प्रोसेस इन्वॉल्व मैनुअल और मैकेनिकल ऑपरेशंस। मान लीजिए कि आप पोटैटो उगाते हैं, तो पोटैटो के निकालने के बाद उसको उससे मिट्टी निकालोगे, तो दैट इज द प्रोसेस। ओके, अगर आप मान लीजिए आपके पास धान है, तो धान से आप राइस निकाल रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मैकेनिकल ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है वहाँ पे। सो दैट आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड टू मेक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, कि मार्केट में वो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी पैडी है ऐसे ही लेकर जाकर सेल कर दिए, तो उसको मतलब कहीं ना कहीं उसको मैकेनिकल ऑपरेशन से उसको मतलब एक तरीके से उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मीन्स यहाँ पे है कि सच प्रोसेस इन्वॉल्व मैनुअल और मैकेनिकल ऑपरेशन दैट आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड टू मेक द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट एंड ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ सच प्रोड्यूस इज रिटेन। अब जैसे कि पता ही है कि जो फिट मार्केट के लिए होगा, मार्केट में केवल वही चीज़ होगा जो प्रोसेसेबल होगा, मतलब उसको प्रोसेस करके मार्केट में लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आलू को सीधे निकाले और उसको मार्केट में जाकर सेल कर दिए, ठीक है। ऐसा नहीं है धान को सीधे निकाले और मार्केट में ले जाकर उसको बेच दिए और उसको लाकर घर पे उसको सेपरेट करते हैं, उसकी जो निकालते हैं, उसके बाद राइस निकलता है। तो ये प्रोसेस होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद सेलेबल होता है, तो ये भी एक एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। एंड थ्रू सेल ऑफ सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस
थर्ड में बोल रहा है वेयर द प्रोड्यूस डज नॉट अंडरगो ऑर्डिनरली प्रोसेस एम्प्लॉयड टू बी become marketable, so the income arising on sale would generally be partly agricultural exempt like income and part it will be a non agricultural taxable income. So अभी नॉन एग्रीकल्चर टैक्सेबल इनकम मैं यहाँ पे आगे बताऊंगा कि क्या क्या होता है नॉन एग्रीकल्चरल, एग्जांपल से मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे कि कोई टी है, टी की प्लांटेशन हो रही है, तो बहुत बड़े पैमाने पे टी की खेती हो रही है, तो वहाँ पे क्या 60% जो इनकम है ना वो एग्रीकल्चरल इनकम होगा, लेकिन बाकी जो 40% है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इस कैटेगरी में होता है, टी के कैटेगरी में हो गया। अब कॉफ़ी के कैटेगरी में जैसे कि बताऊँ आपको कि कॉफ़ी की 25% जो होता है, जो इनकम होगा 25% यानी कॉफ़ी की, तो 25% जो कॉफ़ी की इनकम होगी वो इनकम कहीं ना कहीं नॉन एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आएगा और 75% एग्रीकल्चर के कैटेगरी में आएगा। ओके, तो इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है द इनकम टैक्स has prescribed the rules to make this bifurcation regarding agricultural and non-agricultural produce for products like tea, coffee, rubber, etc. ओके, तो इसमें इनकम टैक्स में अलग चीज़ प्रिस्क्राइब्ड है यहाँ पे रूल, तो उसको आपको याद रखना है। ठीक है, आते आगे। सो थर्ड वन क्या है यहाँ पे? थर्ड वन इज डिराइव्ड फ्रॉम, लाइक इनकम डिराइव्ड फ्रॉम फार्म, बिल्डिंग required for agricultural operations. Okay, so the condition for classifying income derived from farm building as agricultural income as follows, like the building should be on or in the immediate vicinity of the agricultural land, मतलब nearby agricultural land होना चाहिए। Okay, and is one which the receiver of the rent or revenue or cultivator by reason of his connection with the land, मतलब उसका एक जो रिसीवर ऑफ रेंट है, जो रेंट ले रहा है, रेवेन्यू ले रहा है, या फिर जो कल्टीवेटर है, ओके, उससे मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन होना चाहिए लैंड से। एंड रिक्वायर्स द बिल्डिंग एज अ हाउस टू स्टे और एज अ स्टोर हाउस और यूजेज इट टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इसी लेक्चर को आप पीछे करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी आपके पास फार्म लैंड है या कोई भी फार्म लैंड है, यानी कि खेती के लाइक आप ज़मीन उस खेती बाड़ी के लिए उस फार्म लैंड को इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पे आपने कुछ घर बना दिया है, लाइक कोई गोडाउन बना दिया है, दैट हाउस यू आर यूजिंग लाइक अ गोडाउन, और कुछ भी आप यूज कर रहे हैं फॉर द लिविंग पर्पस। ओके, सो वहाँ पे क्या है कि उस जो लैंड को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उसमें जो गोडाउन में क्या है कि जो भी वहाँ पे खेती बाड़ी लोग कर रहे हैं वहाँ पे उस सामान को वहाँ पे स्टोर करके रख रहे हैं, मीन्स जितनी भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट होता है आप वहाँ पे रख रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उससे जो रेंट आ रहा है वो भी एग्रीकल्चर रेंट के अंदर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे फार्म हाउस बना दिया, अगर वहाँ पे कोई बिजनेस पर्पस के लिए कोई चीज़ बना दिया है आपने, मान लीजिए वो फिर नॉन एग्रीकल्चरल में आएगा, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको इसी लेक्चर में। नॉन एग्रीकल्चरल के सारे एग्जांपल्स मैं बताऊंगा, कम से कम तो 10-12 एग्जांपल आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिए आप। सो अगर फार्म हाउस के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो लैंड, तो मैंने आपको बताया था कि वो प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हो जाएगा, वो इनकम के हेड में चला जाएगा, फिर तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो वहाँ पे यहाँ पे वही चीज़ तो बोल रहा है यहाँ पे ना कि लाइक connection with the land requires the building as a house to stay or a storehouse or uses it these kind of situations। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शन होना चाहिए। अगर कनेक्शन नहीं होगा, मान लीजिए कि मैंने पहले ही आपको बताया कि कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, किस चीज़ से, कि वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो रहा है और रिसीवर ऑफ इनकम है, मीन्स द इनकम मस्ट बी फ्रॉम द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, और कनेक्शन होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो कल्टिवेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सो ये वही चीज़ बता दिया गया है कि ये जो डिस्टेंस जो फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी वगैरह आप इसको देख लेना। सो ये तो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हो गए, ये आपको देख लीजिएगा, जो आपकी पीपीटी सामने दिख रही है आप उसको देख लीजिएगा एक बार। सो यहाँ पे जो कंडीशंस हमने जो डिस्कस किया है आपके सामने, लाइक कंडीशन फर्स्ट इंडिया में होना चाहिए क्या, जो एग्रीकल्चर लैंड है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो चीज़ होना चाहिए। रिसीवर ऑफ इनकम जो होता है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस लैंड में, जैसे मैंने अभी बताया कि रिसीवर जो पैसे आप कमा रहे हैं उस पैसे पे कहीं ना कहीं जो पैसा वो आ रहा है, दैट इनकम मस्ट बी फ्रॉम द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होना चाहिए। लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगा, हर हेड में पड़े यहाँ पे, लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को अगर समझ लेंगे तो समझिए एग्रीकल्चर इनकम को आप समझ लिए। तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है?
सो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होता क्या है? तो सबसे पहले ये जानना नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में कि जो भी इनकम जो कि नॉर्मल जो आप कहते हो लाइक इनकम हेड के अंदर है। कौन सा इनकम हेड है यहाँ पे? लाइक आपको बताया था मैंने कि कोई भी इनकम हेड लाइक सैलरी से आ रहा है, कैपिटल गेन से आ रहा है, हाउसिंग प्रॉपर्टी रेंट से आ रहा है, या फिर अदर सोर्सेज से आ रहा है, लॉटरी वगैरह से आ रहा है, या फिर कोई प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से आ रहा है। ये सारे टैक्सेबल इनकम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे टैक्सेबल इनकम है। लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को कैसे समझेंगे? तो एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि इनकम फ्रॉम द मार्केट्स। मार्केट से कोई इनकम आपका हो रहा है। अब मार्केट से कैसा इनकम होगा? मान लीजिए कि आपने कोई वेजिटेबल, मान लीजिए आपके आसपास में जो वेजिटेबल बेचते हैं, ऐसा तो थोड़ी ना है कि वो वहाँ वेजिटेबल फार्म लैंड से जाकर सीधे उपजाते हैं और सीधे लाकर बेचते हैं, ऐसा तो नहीं होता। वो भी कहीं से खरीदते हैं जाकर, ओके, तो वो भी गोडाउन से कहीं से जाकर खरीदते हैं वो, और खरीदने के बाद वो बेचते हैं आपके पास लाकर, मंडियों से खरीदते हैं और बेचते हैं आपके पास लाकर। तो ये भी इनकम फ्रॉम मार्केट्स हो गया, ओके। जो इनकम फ्रॉम मार्केट्स है ना, ये इनकम फ्रॉम मार्केट्स आपको याद रखना है कि ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में आएगा, ओके। अब इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज, लाइक ईंटों की भट्टी होती है, भट्टियों में जब आप जाओगे वहाँ पे, तो क्या होता है कि वहाँ पे ईंट पकती है, बनती है वो, तो वो मिट्टी से बन रहा है, तो इसको ये नहीं कह सकते कि ये एग्रीकल्चरल इनकम में आएगा। इसमें तो टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि ये लैंड से, कल्टीवेटेड लैंड है, यहाँ से मिट्टी निकाल रहे और वो ईंट बना रहे, तो ऐसा नहीं है। वो भी इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज जो भी है, ब्रिक्स वगैरह जो बना रहे, वट एवर यू आर मेकिंग, सो वो भी इनकम के अंदर आएगा, उसका इनकम टैक्सेबल होगा, ओके। अब नाउ इज इनकम फ्रॉम माइनिंग, ओके, सीधे लग रहा है इनकम फ्रॉम माइनिंग। तो अगर लैंड जमीन से माइनिंग कर रहे हो, खनन कर रहे हो, आपका जमीन, आप यू कांट से लाइक दिस इज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस एंड दिस। सो यहाँ पे इरिस्पेक्टिव इनकम फ्रॉम माइनिंग जो होगा, वो इनकम आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम होंगे और ये टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम लैंड स्टोरिंग, मतलब फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आप गोदाम बना दिए, वहाँ पे रेंट ले रहे हैं उससे, तो ये तो सीधे हो गया कि आप एक बिजनेस पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करें उस लैंड को, तो उससे जो इनकम होगा वो भी टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर, अब मान लीजिए अपने ज़मीन पे मतलब पंप डाल दिए, बोरिंग कर दिया, उससे वाटर सप्लाई कर रहे हैं लोगों को, तो ये तो बिजनेस पर्पस के लिए हो गया, तो ये भी इनकम टैक्सेबल होगा। अब हो गया इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रासेज। मान लीजिए कोई ग्रास है, लाइक आप देखते हो, लाइक जंगली ग्रास, बैम्बो, या फिर कोई ऐसा ग्रास है जिसको आप काट काट कर बेच रहे हैं, हर 2 साल पे बड़ा हो जा रहा है, उसको काट कर आप बेच दे रहे हैं, उससे जो इनकम आ रहा है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब इनकम फ्रॉम फिशरीज, आप मछली पालन कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर आप कहेंगे तो आपके ज़मीन के अंदर आप अपने जो इनकम है उससे फिशरीज से कर रहे हैं, तो उसमें जो इनकम आएगा वो भी इनकम कहीं ना कहीं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा। लाइक आप अगर इनकम लाइक कैटल फार्म कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, ये सारी जो इनकम होगी ना, ये सारी इनकम कहीं ना कहीं नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, लाइक किसी चीज़ पे इंटरेस्ट आ रहा है, मान लीजिए आप रेंट आ रहे हैं, रेंट से, उस रेंट से इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी अदर सोर्स में आएगा, आप याद रखना। ये सारे एग्जांपल्स थे जो कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम से थे। सो इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम तो समझ में आ गया, सॉरी, जो एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज जानते हैं, लाइक ब्रीफ कर लेते थोड़ा सा, लाइक यहाँ पे टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, कि कौन सा एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्सेशन करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टैक्सेशन का, कि टैक्स लाइक पार्शियल इंटीग्रेशन, एक यहाँ पे टर्म है पार्शियल इंटीग्रेशन, ओके, पार्शियल इंटीग्रेशन। सो पार्शियल इंटीग्रेशन है, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें क्या है, सॉल्यूशंस वगैरह भी हैं। सो यहाँ पे एग्जम्पशन यूनिट के बारे में बताया गया, लाइक नॉर्मल सिटीजन के लिए 2,50,000 है जो बिलो 60 ईयर्स है। सीनियर सिटीजन के लिए जो एग्जम्पशन यूनिट है वो 3 लाख से, अगर 3 लाख के अंदर वो छूट मिलता है, 3 लाख से ऊपर इनकम अगर आ रहा है तब उसमें छूट नहीं मिलता। 3 लाख से नीचे अगर इनकम आ रहा है सीनियर सिटीजन का तो उसमें छूट मिलता है। अगर 5 लाख से नीचे अगर किसी का इनकम आ रहा है, जो कि मोस्ट सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन जिनको बोला जाता है 80+, तो उनके लिए 5 लाख से नीचे आ रहा है तो उनको एग्जम्पशन मिलता है। तो ये एग्जम्पशन यूनिट को देखते हैं एक साइड में, और हेड्स ऑफ इनकम को भी देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली जो टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम है ना, ये एक बहुत ही सिंपल टर्म है। यहाँ पे क्या है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है ना, वो मतलब बड़ा होना चाहिए, किसी से ग्रेटर होना चाहिए, किसी से मैक्सिमम अमाउंट जो कि चार्जेबल है टैक्स में, ओके, एज पर द स्लैब रेट्स जो यहाँ पे बताए गए हैं। स्लैब रेट्स जैसे
स्लैब रेट्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वैसे इसके लिए अलग क्लास लेना पड़ेगा, ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा बड़ा है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके लिए मैं अलग क्लास ले लूँगा। सो यहाँ पे जो स्लैब रेट है 2,50,000 किन के लिए है, 2,50,000 है नॉर्मल सिटीज़न के लिए। फिर उसके बाद आता है सीनियर सिटीज़न 3 लाख। फिर उसके बाद आता है सुपर सीनियर सिटीज़न 5 लाख। तो ये सारे स्लैब्स में इनको एग्जम्पशन मिलता है। ओके, तो इसके ऊपर मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन का इनकम 6 लाख है, तो उसको 1 लाख पे उनका मतलब 6 लाख माइनस 5 लाख हो जाएगा, 1 लाख पे उनका इंटरेस्ट। तो वो ऐड होता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके उसको कैलकुलेट करते हैं। जो टैक्सेबल कैलकुलेट करते हैं, टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे यह है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको ऐड करके। सो इसकी फार्मूला है, इसको अलग लेक्चर में कवर करेंगे मोस्ट प्रोबेबली अगर नीडेड है तो अभी तो ये ख़त्म हो चुका है। सो थैंक यू सो मच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।